नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका मानो टीवी पर। शाम के 5 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आपकी मेजबान खुशनवाज और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मसाइल और हल। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को मुख्तलिफ चीजों से रोशनास कराना है। एक मजबूत जमहूरियत के लिए बेहद जरूरी है कि सामाजिक मुद्दों पर खुली चर्चा हो, ऐसे मुद्दों को लेकर बहस हो जो अवाम के मसाद के साथ जुड़े हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों की खबरों पर अगर आप गौर करेंगे आप देखेंगे कि हर हफ्ते ऐसे मुद्दों पर बहस हुई है जिनका मुल्क की तरक्की के साथ कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं मुद्दों में से एक है पिछले कुछ दिनों से छिड़ा मीट पर बैन का घमासान। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारा टॉपिक है बीफ बैन, जिसकी गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं गाय और बीफ मीट की, जिसको रेड मीट और अहम फहम जबान में बड़े का गोश्त भी कहा जाता है। इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कुछ खास मेहमान। सबसे पहले हम इनका तारुफ कराएं। हमारे साथ है जाने माने डॉक्टर आबिद मोइज साहब। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं मदन गुप्ता साहब। ये एक आम शहरी है, आम शहरी की हैसियत से ये हमारे स्टूडियो में मौजूद है। ये एक आम नागरिक के तौर पे बात करेंगे हमारे साथ। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं श्री नवाज प्रसाद। जय गौ माता। ये भी एक आम शहरी, आम नागरिक के तौर पे ये हमारे साथ जुड़ेंगे और बीफ बैन और बीफ पर कुछ रोशनी डालेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर अनवर साहब, जो कि एतमाद डेली न्यूज़पेपर के फ्राइडे सप्लीमेंट के इंचार्ज हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आप सबसे पहले बताइए कि बीफ जो है, बीफ को किस डेफिनेशन में हम लेते हैं? जैसे कि बहुत सारे लोगों को है बीफ के बारे में कंफ्यूज है कि बीफ क्या है। देखिए, बीफ यानी कैटल मीट को बीफ कहा जाता है। जी, अगर बिल्कुल मुख्तस किया जाए, कैटल में गाय भी शामिल है, बैल भी शामिल है, भैंस, बछड़ा, ये तमाम चीज़ों के मीट को बीफ में शुमार किया जाता है। बाज़ लोगों ने भैंस के बीफ के लिए कोरो बीफ का नाम भी दिया है। जी। ये जो तो है बीफ का डेफिनेशन। जो है रैबिट हाँ, ऊंट का भी जो है शामिल होता है। रैबिट का तो जो है उसमें छोटे जानवरों में आता है, जैसे बकरे वगैरह में, भीड़ में, शीप मीट वगैरह, मटन में आता है वो। तो रैबिट भी जो है सो जी, जो बीफ है ये बड़े का गोश्त, जिसमें अपने घोड़े का गोश्त भी शामिल है। जी डॉक्टर साहब, हम जैसे कि हमने नाजरीन को बताया कि बीफ में कौन कौन से जानवर इंक्लूड होते हैं। बीफ में जितने भी 4 लेग एनिमल्स हैं, उसमें गाय है, उसमें भैंस है, उसमें बुलॉक्स है, उसमें ऑक्स है, उसमें घोड़ा है। तो ये सब बीफ ऊंट का भी आप शामिल कर लीजिए। जी, ये सब जो है सर, जैसे कि आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, राइट? तो आप मुझे बताइए कि बीफ खाना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? इंसान बुनियादी तौर पे ओमनिवरस रहा है। जी डॉक्टर, शुरू से, यानी वो मीट भी खाया है और जैसे झाड़, वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन रहा है। अगर शुरू की ग़िज़ा, जब इंसान शुरू आया था तो वो दूध और कुछ फल खाता था। फिर उसके बाद उसने शिकार करना सीखा, शिकार करके जानवरों को मार के खाना सीखा। तो उसकी मुनासिबत से हमारे जो दांत हैं, उसमें जो कैनाइन दांत हैं, उसमें चीरने की सिफत है, यानी चीर के जो है सो खाता है। तो एनिमल मीट भी, एनिमल फूड जिसे हम कहेंगे, हम खाते हैं। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइक मैन हैज ऑल द लाइक टाइप्स ऑफ टीथ, कैनाइन्स है, मोलर्स है, प्रीमोलर्स है। तो दोनों चीजों के खाने के लिए एनिमल फूड और एज वेल एज प्लांट फूड, दोनों को खाने के लिए ग्राइंडिंग टीथ भी है, टीयरिंग भी है। ये सब चीजों का जो है उसकी साख्त ऐसी बनी हुई है पैदाइश से। तब ये इंसान की अपनी उस पे है कि कोई घोड़े का गोश्त खाता है, कोई अपने बकरे का खाता है। ये सब मीट को हम लोग इसमें मीट में जो है शामिल करते हैं एनिमल फूड। एनिमल फूड की जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एनिमल फूड्स में आपका गोश्त आता है, फ्लैश आता है, मिल्क आता है और एग्स आते हैं। इनमें जो प्रोटीन्स है वो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब ये है जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स बनाते हैं वो पूरे अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। और प्लांट जो प्रोटीन है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन या सेकंड क्लास प्रोटीन। सेकंड क्लास से मतलब ये है इसमें कि एक आध अमीनो एसिड की कमी होती है। तो उसमें मशवरा ये देते हैं हम लोग बायसेट न्यूट्रिशनिस्ट कि आप प्लांट फूड्स को मिला के इस्तेमाल कीजिए। उसकी पूरी यूटिलिटी है, पूरा प्रोटीन
उसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, और नेट यूटिलाइजेशन, ये जो टेक्निकल टर्म्स में जो यूज कर रहा हूँ ये किताबों में मौजूद है, नेट यूटिलाइजेशन 80% है, जबकि इनका प्लांट प्रोटीन्स का कम है नेट यूटिलाइजेशन। तो ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। और एक ये एनिमल फूड खाने के जैसे 2-3 बुनियादी जैसे वो बताए जाते हैं, इसमें विटामिन B12 सिर्फ एनिमल फूड में रहता है, विटामिन B6 ऑल्सो, लेकिन B6 प्लांट्स में भी मिल जाता है, लेकिन विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड में जो है सो मिलता है, जिसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह जो है देखे जाते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स, ये वो चीज़ें देखे जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन और जिसमें एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस में जो इजाफा करता है, उसके लिए कंप्लीट प्रोटीन को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। सर इसमें देखा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी फ्लैश में ही है, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ये फिश वगैरह में भी जो है दूसरी चीजें मिलती हैं जो ओमेगा की बात कर रही है, वो फिश वगैरह से जो है सो आती हैं। तो कुदरत ने हर तरीके से फैला के रखा है। अब जैसा प्लांट्स में जाएंगे तो विटामिन सी वहां ज्यादा मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो मशवरा देते हैं, वैरायटी इन मॉडरेशन, वैरायटी का मतलब मुख्तलिफ अक़साम की ग़िज़ा हो और मॉडरेशन में, किसी एक का ज्यादा किसी एक का कम ना हो। बिल्कुल सही बात कही आप। आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले आप हमें ये बताइए कि हलाल का जो मतलब है वो क्या होता है। हलाल हम जानना चाहेंगे, हलाल का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। इस्लाम बात करता है इंसानियत की सहूलत से। बाज़ चीज़ें हलाल की गई हैं, बाज़ चीज़ें हराम की गई हैं। हलाल का मतलब वो चीज़ें शरीयत ने जिसकी इजाज़त दी। कुरान मजीद सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में उन तमाम हलाल जानवरों का ज़िक्र है जो हमारे लिए जायज़ हैं। मतलब ये कि उसमें हराम चीज़ों को रोक दिया गया, माँ बाकी जो हलाल हैं उसकी इजाज़त दी गई। और कुरान पाक कहता है कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, यानी जो पाक चीज़ें हमने दी हैं वो खाओ। अभी गुफ्तगू हो रही थी, उस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का निज़ाम ज़िंदगी जो लोग अपनाते हैं वो पाबंद होंगे शरीयत के, बात चीज़ें खाएंगे, इस्लाम ने जिसको मना कर दिया है उससे रुकेंगे, इसलिए कि हम अहद करते हैं अपने रब से उसकी बात मानने पर। तो हलाल में ये जो बीफ वगैरह आता है, क्या ये हलाल में इंक्लूड होता है? बिल्कुल, गाय हलाल है, भैंस हलाल है, बैल हलाल है, बछड़ा हलाल है, ऊँट हलाल है। अनवर साहब आप बताइए कि हलाल और तैयब है, हलाल और तैयब क्या चीज़ है, उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। तैयब का मतलब पाकीज़ा, लेकिन हलाल कुरान की एक इस्तिलाह है। वो तमाम जानवर जिसको खाने की शरीयत ने इजाज़त दी है उसको हलाल कहा जाता है। और ये हलाल सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक ही नहीं है, दूसरे मामलात में भी हलाल और हराम का तज़किरा मिलता है और बहुत वजाहत से सारी बातें बयान की गई। जी अनवर साहब, आप एक और बात मैं पूछना चाहूँगी, क्या इस्लाम में ये फ़र्ज़ है कि हमें बीफ खाना है? बुनियादी बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाए, मक्के से मदीना तशरीफ़ ले गए, तो आपने वहाँ देखा कि मुख्तलिफ़ तबक़ात बसते हैं। तो आपने कोशिश की कि एक ऐसा निज़ाम वहाँ राइज किया जाए हम आहंगी के साथ सब ज़िंदगी गुजार सकें। यकीनन गाय मुसलमानों के लिए हलाल है, लेकिन इस्लाम इस बात पर इसरार नहीं करता कि आप गाय ही खाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, हदीस की एक बहुत बड़ी किताब है हाकिम और अबू नुऐम, उसमें लिखा है फ़ी अल्बानिहा शिफाउन, फ़ी समनिहा दवाउन, वो फ़ी लहमिहा दाउन। मतलब यह है कि उसके दूध में शिफा है, गाय के घी में दवा है, और गाय के गोश्त में अलबत्ता मरज़ है, मज़रत है। इसकी तहक़ीक़ करते हुए उलमा ने ये बात लिखी है, इसका मतलब यह नहीं है कि गोश्त न खाया जाए, इसका मतलब यह है, हदीस का जो मतलब बताते हैं मुहद्दिसीन, उनका कहना यह है कि उसका दूध ज़्यादा पिया जाए, गोश्त कम खाया जाए। और अल्बानी एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो बयान करते हैं उसके गोश्त में जो नुकसान है बताया गया वो अरब वालों के लिए है, दीगर मुल्कों पर उस बात का इंतबाक नहीं होता। तो इस तरह एक बहुत हिकमत की बात है वो, और हमाहंगी के साथ, रवादारी के साथ ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीक़े इस्लाम बताता है।
कुर्बानी के सिलसिले में इस्लाम ने सिर्फ एक गाय की बात नहीं की, मुख्तलिफ जानवर, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। तो हमें इसरार करना नहीं है किसी एक चीज़। जो काउस मीट होता है उससे कोलन और रेक्टम कैंसर होता है, ये कहाँ तक सही है ये बात? नहीं, ऐसा साइंटिफिकली तो कोई प्रूव नहीं हुआ कि इनके मीट में ये चीज़ होती है, वो जाके ये करता है। ये स्टैटिस्टिक्स के ताल्लुक से जैसे कोई ग्रेटर क्वांटिटी में अगर हम काउ मीट ग्रेटर क्वांटिटी में अगर आप खाएंगे तो जैसे कोई भी खाली आप चावल भी खाएंगे तो वो भी आपको ओबेसिटी कर देगा, फिर ओबेसिटी से फिर कैंसर पे डालेगा, तो वो तो जो है सो चीज़ होगी। ऐसा कोई नहीं है कि उसमें कार्सिनोजेंस रहते हैं कि इसमें काऊ मीट में ये कार्सिनोजन ये नाम का रहता है, ऐसा नहीं है। कैंसर क्या है? कैंसर ये है कि किसी हिस्से का अननेचुरल तरीके से बड़ा हो जाना, फैलता जाना, यानी ग्रोथ होना। अब हर एक की ग्रोथ होती है, बच्चा पैदा होने के बाद से बड़ा होता है, उसके बाद आके ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन कैंसर में ये होता है कि एक चीज वहां की रहते रहते एकदम सब बढ़ने लगती है। जैसे यहाँ ट्यूमर पैदा होता है, यानी एक बड़ा सा जैसे वो फोड़ा बन जाता है, जब फैलने की जगह नहीं रहती वो तो फट पड़ता है, तो ये पूरा अपने जैसे न्यूट्रिएंट्स पूरा खा लेने लगता है। लेकिन कुछ चंद केमिकल्स को कार्सिनोजेंस के नाम पे बताया गया है, जैसे रेडिएशन है, ऐसे चंद केमिकल्स को कार्सिनोजन, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। ऐसा कोई जैसा कार्सिनोजन बीफ मीट में नहीं पाया गया। आप अपने किन पेशेंट्स को, आप किसी पेशेंट को मतलब रेकमेंड करते हैं कि बीफ मीट नहीं खाना है? किस बीमारी में? अगर बीफ मीट, देखिए मीट को हम लोग अगर रिकमेंडेशन की बात है तो हम दो तरीके से रिकमेंड करते हैं, रेड मीट, वाइट मीट। रेड मीट का मतलब ये है कि इसमें जो है सो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन वो ज्यादा होता है, इसलिए उसमें लालपन ज्यादा है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार ज्यादा होती है। तो बाज़ मरतबा जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको जैसे पहले से ही जैसे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल या फैट्स की तादाद ज़्यादा है, डायबिटिक लोग हैं जिनको के फैट्स कम देने का है, तो वैसे लोगों में हम कहते हैं कि लीन मीट इस्तेमाल कीजिए और या वाइट मीट इस्तेमाल कीजिए जिसमें चिकनाई की मिकदार कम हो। अमूमन जो बीफ में चिकनाई होती है वो 4 से 5% तक होती है। तो हम ये बोलते हैं कि जब आप गोश्त खाएं तो पूरी चिकनाई निकाल के खाएं, जितनी भी नज़र आने वाली विजिबल जो फैट है वो निकाल दें। और आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा फैटी गोश्त होगा उसमें मसल फाइबर के बीच बीच में वाइट स्ट्रीक्स रहते हैं, वो फैट है। तो उससे परहेज करने के लिए हम मशवरा देते हैं। ये रेड मीट के मुकाबले में वाइट मीट होता है, जो फिश होता है, जो अपने चिकन वगैरह होता है, ये मीट का जो है हम लोग ये मशवरा देते हैं। और रेड मीट का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके में आयरन बहुत अच्छी मिकदार में होता है और ये आयरन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी होता है बनिस्बत वाइट मीट वगैरह दूसरों के। मदन गुप्ता सर से हम पूछना चाहेंगे कि पहले हम सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि nowadays cow is regarded as holy animal, like can you like put some light on it? See, भारत में सदियों से यहाँ पे गाय एक मुकद्दस मानी जाती है। क्यों? यहाँ ये जो भारत है, भारत बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री है। ये गाय और बैल ये जो है ये किसान का फैमिली में एक अंग है। अब आप एक बात मैं आपसे कहूंगा, 50 साल से आप लिए तो हर रोज 15 से 20 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? एक जमाने में किसान बिना 1 रुपया खर्चा ये गाय और बैल के साथ लेकर कृषि कर रहे थे, और आज वो फर्टिलाइजर्स पर निर्भर करना पड़ा और पेस्टिसाइड्स पर जी। और ट्रैक्टर चलाते हैं, उसको डीजल की जरूरत है। सो खर्चा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपने फार्मर सुसाइड पे बात की, उसका तो खाली यही एक रीजन नहीं है, उसके बहुत सारे, जैसे कि वेदर है, बहुत सारे रीजन है उसके। सी वेदर
50 साल से एक ही तरह है। और 50 साल पहले, सर, नहीं, 50 साल जैसा कि पहले आप- एक बात सुनिए, 50 साल पहले ये किसान भी खुदकुशी नहीं किया। सर नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लाइक 50 साल में क्या हुआ? 50 साल में क्या हुआ? इतना ग्लोबल वार्मिंग। सो विल यू से दैट द सिस्टम इटसेल्फ इज रॉन्ग? सर इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम लाइक Yes, ग्लोबल yes, global warming for what? Why the global warming is coming? due to the pollution. Who is is creating creating the the pollution? pollution? Who is Exactly, creating the but nowadays pollution? the world is- So you are away from the Yes. nature. Sir, actually nowadays the world is it's so fast. We can't like if we will put all the things on these like cows, ox, and all that. Nowadays tractors are there. There are different kinds of equipments which we are using to like for plowing in farmers. Because of the technology, because of the unnecessary use of the nature. I will ask you one question: whether beef should be banned or not? See, as a Hindu, what I feel is it should be banned. Sir, give me the reasons, some reasons why it should be banned. Because it's we treat it as a holy. But sir, there are so many like India as it has a diverse culture. We have multi. एक बात पूछूं, Yes sir. ह्यूमन को क्यों नहीं खाते? Sir, human see there this Human nature. को क्यों नहीं खाते This बोलिए? nature, God has created this nature for human beings. So how we can? I am talking about the cow. I am talking about the cow. So there are you other- you you- asked me about the cow, Okay. not the So what other about- four-legged What, animals. then what about other animals? Like should they be See, like? let me tell you, my girl. We are not against as a common man. खाना चाहे तो खाने दो। Okay. So it एक means, बात so it means पूछूं, that it एक should बात not be पूछूं, banned. एक बात Yes sir. पूछूं। Yes sir. जब हमको स्वतंत्र आया है, तब 90 करोड़ का गो संतति था, अभी 10 करोड़ बन गया। 80 करोड़ का गो संतति को खा लिया और 10 करोड़ को खाए तो कुछ नहीं होता। हाँ? टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है। Sir, टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? उसके लिए हम जंगल yeah, रिजर्व। but the tiger is going to be extinct, but cow is not going to be Who extinct. said? Who said? Yeah, it Yeah, is. Like within, reports are no, saying. 10 more years, 10 more years, the same thing going to happen. Okay, okay. It will extinct. It will. I'll tell you one more. This one, at the time of in 1857, the 80 different breeds are there in India. Now it has become only 34 yes, sir, breeds. like coming to 34 your- breeds. Yes. You tell me that those were extincted. So coming to this breed point, some days back I met one professor, Professor Venkataya. He was saying about the breeds. He was telling that in our religion, like we have a special type of breed in cows. We are like worshipping that cow. Only that cow we are worshipping. It's a special type of breed. Is it so? So My question is whether beef should be banned. It's not about cow. It's beef. Beef, whether it should be banned or not. see, What do you say, sir? I am not against Beef. I am not against beef. Okay. I am against Sir, only cow. Okay, Only sir. cow. That's Only already cow. that's Cow already meat. in like Article 48. It had already passed in 1949 that it's ban on cow slaughter. It's already there. Then nowadays like we have like Where it it's a- was implemented. See, in 1949, Okay, sir. the Okay, cow sir. Okay, the sir. cow Then- number is, see, the cow population is 90 crore. Now it has 10 crore. What has, where the 80 crore cows gone? Okay, sir, it's going for export. It's not like if we are banning over here, it's going for export. We are exporting the cow and they're coming. See, they're- I am talking its about the consumption cow is there. slaughtering. Okay, if we are Cow slaughtering, not cow exporting our meat. sir, that's what. If we are not interested, we are not consuming it. We are not consuming beef like cow's meat here. Then it will government will export it outside. Then they will consume it somewhere.
Like here or there, some people will consume it, right? We least bother. Let me tell you. Sir, no, no, no. It is useful. No, sir, we have It to. is useful We for have to the. bother about that, as you said that it is should not useful be. for the human. Sir, as you are saying that it should not be slaughtered, we have to bother. Why we are not? Why India is the only country like we are like putting ban on cow slaughter? Why it is so? If we are exporting it outside, then it will be like somehow they will cut it and they will make some like whatever they will use it in leather industry, wherever they will use it. Then we are least bothered about that. You wanna say that? See, you please go through in India. Okay. Later we will think of the other countries. India along with the Brazil are the two largest exporters of this cow. Then what do you say about that? बहरहाल मानो टीवी में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, कहीं जाएगा नहीं। नाजरीन, आपका फिर इस्तकबाल है मसाइल और हल के इस प्रोग्राम में जो मानो टीवी लेकर आता है। नवाज प्रसाद से पूछना चाहेंगे सर से कि काउस यूरिन जो है वो क्या वो ट्रीट करता है कैंसर को? जरूर करता है। मलेनाडु गिद्दा बोल के दक्षिण कर्नाटक में मलेनाडु गिद्दा बोल के एक ब्रीड है, गाय में बहुत ब्रीड है, साहब जो मुझे बोला है 80 ब्रीड्स है, अभी एक्सटेंड होके हमारे पास 32 ब्रीड्स है, बचा है। और उसमें मलेनाडु गिद्दा एक जंगल में घूमती है, वो औषधि खाती है, उसकी पेशाब में कैंसर मिटाने की वो है बोल के ये किसी जर्नल्स में आया है इसके बारे में? I'll tell you, on this particular issue, America has reserved patents 6 patents. 6 patents. I'll give you the numbers. Okay. Okay. And particularly this on as an anti-cancer agent, it has. सर इज इट सो? हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। सर इज इट सो? देखिए, हम जो पढ़ते हैं, हमें जो पढ़ाया जाता है उसका एक पूरा सिलेबस होता है, उसकी किताबें होती हैं, उसमें साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं। तो ये जो कोई भी होगा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, होगा भी तो वो जो है सो इनिशियल लेवल पे होगा। जब ये सब जो है रिफाइंड होके हमारी किताबों में एक फैक्ट बन के आएगा, जब हमें पढ़ाया जाएगा साइंटिफिकली, जब डिग्री अब तो नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अनवर साहब के पास आते हैं। अनवर साहब, आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में बाज़ दवाएं ऐसी बनाई जा रही हैं, जी सर, ख़ास तौर पर हिंदू मजहबी तंजीमों की जानिब से, जिसमें वो खुद बताते हैं कि इसमें गाय का पेशाब शामिल है। जी। अगर आप इस्लामी नुक्ते नज़र जानना चाहें, फ़िक़ा की किताबें वाज़ेह तौर पर कहती हैं अल इस्तिशफ़ा बिल हरामी ला यजूज़, मतलब यह है कि मुसलमान के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो हराम चीज़ के ज़रिए शिफा हासिल करे। चूँकि गाय का पेशाब हो या दूसरे जानवरों का पेशाब हो, इस्लाम कहता है ये हराम है, ये जिस्म को लग जाए, कपड़ों को लग जाए तो इसको धोना चाहिए। तो इस्लाम वाज़ेह तौर पर कहता है कि इस चीज़ को बतौर शिफा हासिल करने के इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम मुसलमानों के लिए कहेंगे कि वो ऐसी दवाएं इस्तेमाल न करें जिसमें गाय के पेशाब का ज़रा सा उन्सुर भी मौजूद हो। इस पे आपकी बात पे मैं इजाफा, अगर आप इजाज़त दें। जी सर, बिल्कुल सर। तो इंसुलिन जो होता था पहले जानवरों से ही निकाल के बनाया जाता था। जी। तो बोवाइन इंसुलिन जो होता था वो गाय के इंसुलिन से, और दूसरा जो होता था पोर्सिन इंसुलिन, वो खिंजीर से आता था। बिल्कुल सर। तो जब ये होता था, तो जब मुसलमानों को ये हिदायत दी गई थी, जैसा मौलाना ने कहा कि बोवाइन इंसुलिन ही इस्तेमाल करो, पोर्सिन इंसुलिन ना इस्तेमाल करो। खैर ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो ह्यूमन इंसुलिन आ गया। ह्यूमन इंसुलिन यानी ह्यूमन का जो फार्मूला है उससे बनाने लगे, तो अब वो झगड़ा ही खत्म हो गया। आप डॉक्टर हैं, आप काउस जो यूरिन है इसमें जर्म्स वगैरह नहीं होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम से आता है। मदन गुप्ता सर, जो अभी इशू चल रहा है बीफ बैन को लेके, इसमें पॉलिटिशियंस का आपको क्या लगता है कितना हाथ है? ये मुद्दा हमारे लिए नहीं, कारपोरेट वालों का और
राजनीति वालों As you का। already told that you don't have any problem whether like if anyone is consuming beef or not, you don't have any problem. As a common man, you Yes, said that. yes. Then is it a It's a political problem, agenda? yes, it's a problem of the politicians. Okay. Because उनको कोई मुद्दा रहना So चाहिए। they are doing it for like bank For- vote banks and all. वोट बैंक Yes, के लिए yes. और दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के Yes, लिए, yes, yes. दूसरे मसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं। This technique is an old technique introduced by the British people, divide and rule policy. The same thing they are applying now also. सर गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ है कहीं पे, जैसे कि गवर्नमेंट ने 5 साल की सजा दी है, काउ स्लॉटरिंग पे 5 इयर्स की सजा दी जाती है, और अगर जैसे कि सेक्सुअल हैरासमेंट है उसके लिए 3 साल की सजा दी जाती है। कहने का मतलब है कि जो बीफ बैन अभी रिसेंट चल रहा है, आप देखिए कि कितना इस पे बवाल हो रहा है और क्यों चल रहा है। बुनियादी तौर पर हुकूमत की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की तमाम ज़रूरतों का ख्याल करेगी, एजुकेशन के मामले में, गरीबी को दूर करने के मामले में। लेकिन अभी तो हमारी हुकूमत टोटली नाकाम है। जी सर तो अभी वो तो तवज्जो हटाने के लिए वो बीफ बैन पे दिए जा रहे हैं ताकि तवज्जो government हटाने का- के जी लिए सर, इस जी तरह सर। के काम किए जा रहे हैं कि आम लोग उलझते रहें और इनकी नाकामी चलती रहे और कोई जवाबदेही न हो इनसे, बस यही है और कुछ नहीं। मौलाना इनकी नाकामी चलती रहेगी यार, इनके जो है सब वो धंधे चलते रहे। धंधे चलते रहे। दोनों चीजें नाकामी भी असल मसले हल करने में नाकामी और दूसरे चीजें करने में कामयाबी। तो आपके कहने का मतलब है अभी है, आपने अब इससे पहले बोला था कि अभी क्यों चल रहा है ये मुद्दा, यानी कि चुनाव हो रहे थे, चुनाव के दौरान ये वोट बैंक के लिए ये मुद्दा चला। नाजरीन, मीट बैन को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, क्यों ऐसे मुद्दों को तूल दिया जाता है चुनाव के दौरान? क्या ये सरकार तय करेगी कि हम क्या खाएं हम क्या ना खाएं? आखिरकार हमें अब ये मिल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ना इसमें कॉमन मैन की साजिश है, ना इसमें डॉक्टर साहब से भी हमने पूछा कि वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी मीट खा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। मौलाना साहब से भी हमने पूछा, उन्होंने भी कुछ दी। हाँ, कुछ है मज़हब के तौर पे सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, चाहे वो हिंदूज़ के हैं चाहे वो मुसलमान के हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन आप सब ने जैसे बताया कि उसमें कोई नहीं, कोई खाना चाहता है। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव मल्टी कल्चर्स हियर, इट्स मल्टी एथनिक कंट्री, सो देयर शुड बी नो बैन ऑन एनीथिंग। ये जो मुद्दा जो है जी, ये मुद्दा मुसलमान और हिंदुओं का बीच का नहीं है, ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वालों का और पॉलिटिशियंस का साजिश है। ख्याल और हल आपने कहा। जी सर। इस मुल्क में कई मजहब के मानने वाले रहते हैं। जी सर। वो हल यही है कि हर मजहब का मानने वाला अपने मजहब पे अमल करे, दूसरों का एहतराम करे। बिल्कुल सर। तो नाज़रीन, हमें यहाँ पे पता चला कि गाय किसी मजहब से नहीं जुड़ी है। हमें हर एक मजहब का एहतराम करना चाहिए। इस्लाम मजहब का, चाहे हिंदुइज्म है, चाहे जैनिज्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हर एक मजहब का हमें एहतराम करना चाहिए। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम मसाइल और हल का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नया इशू लेकर। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।